श्रोताओं, धर्मेंद्र कुमार राय का नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव तारीखों की घोषणा हो गई है, राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और सीटों के बंटवारे को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए और विपक्षी गठबंधन के बीच जो है सीटों के तालमेल को लेकर जो है चर्चा परिचर्चा का दौर जारी है। और इन्हीं सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित हैं विशेष मेहमान वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र सिंह आदित्य जी। नरेंद्र जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कार्यक्रम में हम आपकी प्रारंभिक टिप्पणी जानना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव में जो है दो बड़े गठबंधनों के बीच मुकाबला है। एक तरफ भाजपा और जनता दल यूनाइटेड का नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन है, दूसरी तरफ जो है कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाला महागठबंधन है। क्या आप देखते हैं कि इस बार के चुनाव के प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे? पूरा चुनाव है, उसका जो नैरेटिव सेट किया गया है, क्या लगता है कि जो विधानसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दे क्या होंगे? क्योंकि एक तरफ बड़े जो है शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रमों का दौर जारी रहा, सत्ता पक्ष की ओर से जो है बड़ी बड़ी योजनाओं का उद्घाटन किया गया, शिलान्यास किया गया और इसके अलावा कई जो महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की गई। दूसरी तरफ जो है महागठबंधन जो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेतृत्व वाला है, उसने भी कई सारे विकास के वायदे किए हैं। तो क्या लगता है इस बार चुनाव का जो मुद्दा है, विकास का जो मुद्दा है, कितना को मिलेगा? हाँ, निश्चित रूप से, चूँकि विकास के मुद्दों को तो जो जनता को चाहिए था उसे मुख्यमंत्री जी ने बहुत पहले पिछले 2 महीने से एक योजनाओं को लागू कर विपक्ष के मुद्दों को छीन लिया है। यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष भी ने कहा कि हमारा मुद्दा जो है सो मुख्यमंत्री जी चोरी कर रहे हैं। तो ये तो एक अलग मामला, लेकिन सामाजिक समीकरण का मामला जो है ये उभरेगा, इन लोगों के लिए एक चुनौती है। जी बिल्कुल। बिहार में बात भी की जाती है कि सामाजिक समीकरण है, विशेषकर जो जातिगत मुद्दे हैं वो चुनाव के दौरान काफ़ी हावी रहते हैं और कहीं ना कहीं पार्टियां जो टिकट देने में जो फैसले करती हैं उनका भी ध्यान रखती है, क्योंकि एक बड़ा वर्ग जो है निर्वाचन के दौरान जो है अपने प्रतिनिधि के रूप में जो है अपना रिप्रेजेंटेशन चाहता है। कहीं ना कहीं जो जन आकांक्षाएं हैं उसको पार्टियां पूरा करने का प्रयास करती हैं। तो मतलब ऐसा लगता है कि जो है इस बार भी वो सामाजिक जो मुद्दे हैं वो हावी रहेंगे। धर्मेंद्र जी, आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 महीने में हर पार्टी की ओर से जातीय सम्मेलनों का आयोजन किया गया। उसमें यह तय करना मुश्किल था कि किस पार्टी के पास किस जाति का जनाधार है। जी जी। लेकिन आज जब धरातल पर मामला आया है तो उनकी हकमारी की संभावना बढ़ गई है। अब चिराग पासवान की बात जहाँ तक करें तो चिराग पासवान में भी पासवान समुदाय ज़्यादा एग्रेसिव है, कहा सकता है उन्हें। जदयू की बात जहाँ तक करें तो उस पार्टी को कहा जाता था कि ये कुर्मी की पार्टी है, ये सभी का नहीं है, कुर्मी की पार्टी। लेकिन आज कुर्मी समाज ही बहुत बड़ी संख्या में उपेक्षित है, उन्हें उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। पिछले विधानसभा में मात्र 8 सीट ही उन्हें मिले थे। जी, जबकि ये तो जातिगत बातें हुई, जो है समीकरण की बातें हुई। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि एक प्रकार से जो है विरोधाभास की भी स्थिति है पार्टियों के बीच, उसको लेकर जो मुखर तौर पर पार्टियां सार्वजनिक रूप से पहले विकास की बात करती हैं, लेकिन जो अंदरूनी तौर पर देखा जाए जिस तरह से टिकट का बंटवारा होता है, जो टिकट दिए जाते हैं, उसमें जो है जो विकास का नैरेटिव है वो पीछे छूट जाता है और कहीं दूसरी जो है चीज़ों पर ही ध्यान दिया जाता है उम्मीदवारों को तय करते समय। धर्मेंद्र जी, आपने कहा कि विकास के मुद्दे पीछे चले जाते हैं, यह सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चूँकि वोट का समीकरण जातीय आधार पर होती है और आप देखते होंगे कि राजनीतिक दल के नेता जो हैं या उसके प्रमुख अपने जातीय नेताओं को उन्हीं क्षेत्रों में भेजते हैं जहां की उनकी संख्या है। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं लगता है कि जो वोट की गोलबंदी है, जिसको हम कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स बोलते हैं, उसके प्रयास में इस तरह के जो है निर्णय लिए जाते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। बिहार का जो कहा भी जाता है कि यहाँ से जाति क्यों नहीं है, मतलब जो है ये मुद्दे अभी भी प्रमुख है। लेकिन हम विकास के मुद्दों की बात करेंगे, फिर से हम लौटेंगे जो एनडीए गठबंधन है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला। हमने देखा कि किस तरह से जो चुनावों की सुगबुगाहट से पहले ही उन्होंने प्रगति यात्रा की शुरुआत की और जगह जगह जो गांव-गांव जाकर जो है लोगों का फीडबैक लिया और सभी जिलों की यात्रा की। ग्रामीण अंचलों में मुख्यमंत्री गए और लोगों से फीडबैक लिया। तो ये जो तैयारियां हैं और उसके आधार पर हमने देखा कि अंतिम तक जिस दिन चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा हुई उस दिन भी बड़े पैमाने पर उद्घाटन और शिलान्यास
देखने को मिले। हमने बड़ी बड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों का जो है शिलान्यास देखा। तो ये क्या असर करेगा जो बिहार के विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उस पर क्या असर देखने को मिलेगा? आपके विचार हम जानना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाल के दिनों में कई घोषणाएं की हैं। उसमें देखिए, सामाजिक उत्थान, महिला उत्थान और आधारभूत संरचना का निर्माण, ये 3 विषयों पर उन्हें फोकस किया है, जिसमें हमारी समझ से उनका सबसे कारगर प्रयास महिला उत्थान की ओर रहा है। और पूर्व में भी देखा गया है कि जिस समय शराबबंदी की बात हुई थी, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी जीविका दीदियों की मांग पर। उसके बाद आप देखे होंगे कि इनके वोट बैंक में, महिलाओं के वोट बैंक में इजाफा हुआ था। और इस बार भी जीविका दीदियों के लिए जितनी बड़ी राशि उन्होंने खर्च करने की योजना बनाई है, चाहे वो महिला रोजगार योजना हो, चाहे महिला स्वावलंबी योजना हो, ये इनके लिए बंद ताले की चाबी है। ये फिर इनके लिए बहुत बड़ा वोट बैंक बन के उभरेगा और इन एनडीए के पक्ष में बहुत बड़ा योगदान रहेगा महिलाओं का। जी, ये कहीं ना कहीं जो सामाजिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं मुख्यमंत्री, उनकी जो रणनीति है खासकर महिलाओं की, जो पिछड़ा वर्ग को आगे बढ़ाने की, वो इसका हिस्सा है। और हमने देखा भी कि इस बार जो है एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई, महिला रोजगार योजना। ये भी एक बार फिर से जो महिला केंद्रित एक उपाय थे, जिसकी घोषणा भी की गई। और यही नहीं, जो है बड़ी संख्या में जो है करोड़ों, तो पहली बार जब योजना शुरू की गई तो 10-10 हज़ार रुपये महिला लाभार्थियों को दिए गए। उसके बाद भी 2 अन्य कार्यक्रम आयोजित कर 10-10 हज़ार रुपये की किस्त दी गई। तो मुख्यमंत्री ने जो शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में पहल की है पहले, इस बार देखने को मिला कि जीविका जो है उसके कार्यक्रम के बाद जो है रोजगार और स्वरोजगार को लेकर ये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है। एक बड़ी पहल है, क्या मानते हैं आप इसको? देखिए, महिलाओं के लिए तो है ही। मुख्यमंत्री जी ने 2-3 योजनाएं और जो शुरू की, जैसे कि आप आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में वृद्धि, सहायिकाओं के वृद्धि, एएनएम स्टाफ्स के मानदेय में वृद्धि, और इसके अलावा युवाओं को फोकस करके जिन्होंने उन्हें रोजगार दिलाने की बात कही, 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का उन्हें वायदा किया है इस सरकार में। तो इससे भी युवाओं का झुकाव एनडीए के पक्ष में दिख रहा है। वो एक बहुत बड़ा उपलब्धि है इस सरकार के लिए। तो ये जो मतलब सामाजिक समीकरण के साथ साथ ये युवाओं को भी साधने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार जो है उनके हित में जो है एक युवा आयोग का भी गठन किया गया, जिसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। तो युवाओं पर जो है, जैसे हमने देखा है कि मतदाता सूची के अंतिम आंकड़े भी जारी किए गए हैं, जो है उसका प्रकाशन किया गया है। 14 लाख जो है नए वोटर इस बार जो युवा इस बार मतदान के योग्य होंगे और लोकतंत्र के जो पर्व हैं उसमें अपनी हिस्सेदारी करेंगे। तो ये योजनाएं जो युवाओं को लेकर जो एनडीए सरकार ने शुरुआत की है, रोजगार देने की बात कही है, कितना असर डालेगा युवा मतदाताओं पर? इन सबों के बीच सरकार ने जो ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि जो वृद्धि की है, ये इससे ग्राम देहातों में आप देखें तो जो इसके लाभुक थे उनके चेहरे पर खुशी आई है। और उन्हें इस बात की खुशी है जो कि हर महीने की 10 तारीख को जैसे नियमित कर्मचारियों के खाते में पैसा जाता है, उसी तरह से उनके खाते में भी नियमित पैसा जा रहा है। वो बहुत बड़ा मील का पत्थर होगा। क्योंकि पहले क्या था, पहले पेंशन की राशि 5-5 महीना, 6-6 महीना, साल भर के बच जाती थी। और ये पेंशन की राशि वो राशि है जिसके सहारे वृद्ध वो उनका आयु बढ़ जाता है। इस चीज़ को मानना चाहिए कि उनका भी आयु बढ़ जाता है। तो ये सरकार के प्रति लोगों में विश्वास जगा है और इसका फ़ायदा निश्चित रूप से एनडीए महागठबंधन को मिलने जा रहा है। जी, मुख्यमंत्री ने जो है कई घोषणाएं की, उसमें जैसे 400 रुपये की पहले जो है सामाजिक पेंशन योजना के तहत जो है लाभार्थियों को मदद दी जाती थी, विधवाओं को, बुजुर्गों को, उसको बढ़ाकर 1100 रुपया कर दिया गया है। अगर हम इसके तुलना में अगर महागठबंधन की बात करें, उन्होंने भी जो है माई बहन योजना जो है उसकी घोषणा की है, जिसके तहत जो है एक बड़ी राशि जो है प्रति माह देने की बात कही गई है। और पूरा जो विपक्ष है, विपक्षी गठबंधन है, इस पर दांव लगा रहा है, युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहा है। तो ये जो एनडीए सरकार की ओर से इतनी योजनाएं लागू की गई हैं,
उसकी तुलना में ये जो दावे किए जा रहे हैं महागठबंधन की ओर से रोजगार देने की और खासकर जो माई बहन योजना लागू करने की, तो कितना सफल विपक्ष हो पाएगा इस वर्ग के मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में? देखिए, ये इन्होंने घोषणा तो की, लेकिन इसी बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा कर दी थी। तो नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि भाई हमारे मुद्दों को मुख्यमंत्री जी चुरा रहे हैं। तो ऐसे अब सवाल ये है जो कि जब वो सत्ता में आएगी तभी तो वो इस योजना को लागू करेगी। और आज की जो स्थिति है, जो इनका समीकरण है गठबंधन के घटक दलों के बीच, हमें नहीं लगता है कि स्थिति इनके अनुकूल हो पाएगी। अब आगे क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन इसका सरकार की ओर से जो घोषणा की गई है, अब जैसे आप स्टार्टअप का हो या औद्योगिक निवेश का हो, इन सारे इससे केवल मजदूर वर्ग ही लाभान्वित नहीं होंगे, बल्कि नए उद्योगपति जो उद्योग लगाने के इच्छुक हैं उन्हें भी फायदा होगा। तो इससे रोजगार के अवसर निश्चित रूप से बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये सत्तारूढ़ दल को ये लाभ पहुंचाने का, राहत पहुंचाने का काम करेगी। चुनाव में मतलब ऐसा लगता है आपकी बातों से कि उद्योग, जो बिहार का औद्योगिक विकास भी है एक बड़ा मुद्दा रहेगा, क्योंकि जो ठीक चुनाव से पहले कई उसमें बदलाव किए गए, जो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में परिवर्तन किया गया और बड़े उद्योगपतियों को, जिसे हम बिग टिकट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उनको लाने के लिए भी कई सारे प्रोत्साहन दिए गए हैं। जो जितना बड़ा रोजगार उत्पन्न करेगा उसे उतनी बड़ी सब्सिडी दी जाएगी, ज़मीन दी जाएगी मुफ्त में, ये सब घोषणाएं की गई। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि एनडीए का जो अगला वर्जन होगा, जो 2.0 वर्जन होगा, वो उस पर जो है बिहार में औद्योगिक वातावरण को सुदृढ़ करने में जो है विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगर उसकी बात करें, क्योंकि जहां उद्योग धंधे और नौकरियों की बात करते हैं, बिना लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और शांतिपूर्ण स्थिति के जो है इन सब चीज़ों की बात नहीं की जा सकती है। तो कई सारी बड़ी नीतियां और सुधारवादी नीतियां लाने में सरकार जो घोषणाएं करती थी उसे लागू करने में सफल रही है, तो उसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा। एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो है, जैसे हमने देखा कि ठीक चुनावों से पहले जून के महीने में चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की घोषणा की और 1 महीना तक यह अभियान चला। तो ये जो SIR है, जिसे विशेष गहन पुनरीक्षण की बात कहते हैं, जहाँ तक चुनाव आयोग ने कहा है कि ये पूर्ण शुद्धिकरण मतदाता का था, मतदाता सूची का था। तो आपको क्या लगता है कि ये कितना बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में रहेगा? धर्मेंद्र जी, ये जहाँ तक मुद्दा है मतदाता सूची के पुनरीक्षण का, तो इस पर विपक्ष ने काफ़ी हाय तौबा मचाया था। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा तेजस्वी यादव ने करीब करीब पूरे राज्य का दौरा किया इसके विरोध में। लेकिन आज जो परिणाम सामने आया है वो खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली स्थिति है। कोई उसमें ज़्यादा बड़ा रिजल्ट नहीं आया है। दावा आपत्ति के दौरान जो है राजनीतिक दलों को मौका दिया गया था अपनी बात रखने का, तो वो जो संख्या है, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, शुद्धिकरण के लिए, दावा आपत्ति के लिए उतने बड़े संख्या में राजनीतिक दल, जो विपक्षी राजनीतिक दल है, सामने नहीं आए। तो क्या लगता है कि ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, अपनी बातों को रखने में जो विपक्ष के दल हैं विफल रहे हैं? देखिए, देश की सबसे बड़ी अदालत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस मुद्दे को लेकर काफ़ी टीका टिप्पणी की थी। चुनाव आयोग के ऊपर भी टीका टिप्पणी की थी उसके रवैये पर। लेकिन अंततः जो है दावा आपत्ति के समय विपक्षी दलों के नकारात्मक रवैये और असहयोग के कारण हम कह सकते हैं जो कि ये चुनाव आयोग पूर्ण रूपेण सफल रहा और विपक्ष इस मुद्दे पर फिसड्डी साबित हुआ। जी, मतलब कहीं ना कहीं जो विरोध किए गए हैं, जो दावे, जो नाम काटे गए हैं, उसके समर्थन में जो है राजनीतिक दल जो है कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल अपनी बातों को नहीं रख सके। यही कारण है कि दावा आपत्ति जिस पैमाने पर नाम काटे गए हैं उस तरह से दावा आपत्तियों की संख्या नहीं आई। राजनीतिक दल के जो BLA हैं वो भी सामने नहीं आए। तो बात कहना और आरोप लगाना एक अलग बात है, उसे साबित करने में जो है साबित करना तर्क के साथ, साक्ष्यों के साथ, वो अलग बात है। तो ये स्थिति हमने देखी।
एक दूसरी बात पर आते हैं जो हम शुरुआत में एक संक्षिप्त बातचीत भी की, टिकटों के बंटवारे को लेकर जो है इस बार एक तरफ जो एनडीए में गठबंधन में 5 दल हैं, भाजपा है, जनता दल यूनाइटेड है और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, ये चिराग पासवान की पार्टी जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। इनमें जो है जिस तरह से शुरुआत में एक मजबूती से इन्होंने संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन जगह जगह किए, एक मंच पर सभी जो है सत्तारूढ़ दलों के नेता दिखें एकजुटता की, ताकि वोट ट्रांसफ़र कराया जाए। वो एकता कहीं ना कहीं जब चुनाव कार्यक्रम घोषित हो गए हैं, 10 तारीख से पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई, अभी तक फैसला नहीं हो पाया और बिल्कुल यही स्थिति महागठबंधन में भी देखने को मिली है, क्योंकि जो कांग्रेस है वो राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, जो महागठबंधन के दलों के चुनाव समन्वय समिति के अध्यक्ष भी हैं, उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा स्वीकार करने में जो है परहेज कर रही है। सार्वजनिक रूप से बात उसके जो वरिष्ठ नेता नहीं कर रहे हैं। तो क्या लगता है ये कितना असर डालेगा प्रदर्शन पर, क्योंकि चुनाव सिर पर हैं और अभी टिकटों के बंटवारे की जो है घोषणा नहीं हुई है। एनडीए गठबंधन की जहाँ तक बात है कि चुनाव के पहले घटक दलों की ओर से संयुक्त प्रयास किया गया जो कि हम अपनी एकता को प्रदर्शित करें, लेकिन कार्यकर्ता सम्मेलनों में जिस तरह से लोजपा रा के कार्यकर्ताओं ने भाजपा जदयू के नेताओं के सामने उद्दंडतापूर्ण प्रदर्शन किया, इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं 2020 की पुनरावृत्ति इस चुनाव में भी रालोजपा की तरफ से हो सकता है। बिल्कुल। जहाँ तक महागठबंधन की बात है तो महागठबंधन में ये नेता उनके तय नहीं कर पाते हैं जो कि चेहरा कौन होगा, और चेहरा कौन होगा इस पर कांग्रेस और आरजेडी में ही बहुत बड़ी मतभेद है। भले ही अन्य घटक दल बोले जो कि नहीं, तेजस्वी कांग्रेस के नेता डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह का स्पष्ट रूप से पार्टी लाइन से अलग हटकर कहना जो कि नहीं तेजस्वी ही नेता होंगे, बल्कि उनके नेता इस चीज़ को मानने के तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में असर तो पड़ना है, ये कोई एक अवसर भी था, जैसे अवसर था इन लोगों के लिए। सार्वजनिक मंच पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कई बार सामने आए, लेकिन कहीं भी जो है जब सवाल पूछे गए प्रेस सम्मेलन के दौरान तो राहुल गांधी इन बातों को कतरा गए। तो ये जो कांग्रेस पार्टी का जो सर्वोच्च नेतृत्व है इन सब बातों को तरजीह नहीं दे रहा है। कितना असर होगा अगर हम एनडीए की तुलना करें और महागठबंधन की, जहां क्लियर कट रूप से जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक घोषित उम्मीदवार हैं, लेकिन इनके पास अभी भी ऊहापोह की स्थिति है महागठबंधन। आज की तिथि में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन के बीच जो वर्तमान परिदृश्य है इसमें स्पष्ट दिखता है कि महागठबंधन पिछड़ा हुआ सा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन आज मजबूती के साथ ये कहने की स्थिति में कि हम इतने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हालांकि ये 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा, प्रत्याशी और सीटों का शेयरिंग का मामला जो है क्लियर हो जाएगा, ये उम्मीद की जा रही है। महागठबंधन में अभी तक स्वरूप तय नहीं हुआ। आज शायद कांग्रेस की दिल्ली में बैठक है जिसमें इस पर सीट शेयरिंग अपना दावा पर चर्चा करेंगे वो लोग। इसके बाद फिर जो है सो गठबंधन की बैठक होगी, तब जाकर क्लियर हो पाएगा। ऐसे में कार्यकर्ताओं के बीच भी ऊहापोह है और आरजेडी के तरफ से अपने जो उनका लक्ष्य है कि हमें इस सीट पर लड़ना है, उसके कैंडिडेचर भी अनाउंस किए जा रहे हैं। कांग्रेस इस मामले में अभी भी पीछे है, तो ये थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है। कार्यकर्ताओं के बीच भी और जनता के बीच भी असमंजस है कि आखिर क्या होगा। क्या लगता है कि इस बार भी महागठबंधन में जैसे पिछली बार लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि औपचारिक घोषणा से पहले ही राष्ट्रीय जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद जी, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने जो उम्मीदवारों को अपने कार्यालय या घर पर बुला कर सिंबल दिया और उन्हें हरी झंडी दे दी कि वे जाकर अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार करें। इस बार भी क्या उसी तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है, उसकी संभावना लग रही है? अब तक के अनुभव के आधार पर ये कहा जा सकता है कि लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी वही करेंगे जो पिछले कई चुनावों में करते आए हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर सिंबल देंगे। गठबंधन, सीट शेयरिंग, दुनिया जहान, ये सब जो है सो बाद में अपना तय करते रहेंगे। जी, दोनों ओर ऊहापोह की स्थिति है। आपसे बातचीत हुई, बहुत
बिहार विधानसभा चुनाव के बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। हमारा जो कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है। हमने कई विषयों पर बातचीत की। नरेंद्र जी, आप इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आए, विशेष चर्चा में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।